क्योंकि जो भी हमारी दिक्कतें आती हैं, जो हेडेक्स हमारे मोस्ट कॉमन हम बात करते हैं, उसमें आँखों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और हेडेक का मेरे ख्याल से 40% जो कारण है वो आँख से रिलेटेड ही रहता है। चश्मे का नंबर गलत है, चश्मा लगा नहीं हुआ, गलत चश्मा लगा हुआ है, ये सारे कारण रहते हैं। Hello and welcome to the next episode of Brain Talk. I am Dr. Gaurav Goyal, Director and Head of Neurointervention Surgery at Medanta, Gurgaon. And we are very fortunate today to welcome Dr. Sameer Kaushal, who is Director and HOD of Ophthalmology at Medanta, Gurgaon. And अब आप सोच रहे होंगे ऑडियंस कि ये हम क्यों कर रहे हैं, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट क्यों साथ में आके आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी दिक्कतें आती हैं, जो हेडेक्स हमारे मोस्ट कॉमन हम बात करते हैं, उसमें आँखों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और यही जानने के लिए आज हमने डॉक्टर समीर कौशल को अपने साथ बुलाया है। तो हम जानते हैं डॉक्टर समीर से कि ऐसे कौन से हेडेक्स होते हैं जिनमें पेशेंट्स को पहले हम बोलते हैं कि हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेके आइए, उनसे जांच करा के आइए कि हेडेक्स इसके कारण से तो नहीं हो रहे। थैंक यू डॉक्टर गौरव फॉर हैविंग मी हियर। हेडेक की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 10 में से 3 मरीज़ जो ऐसे हमारे पास आते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, या तो उनमें आई की प्रॉब्लम, धुंधलापन होगा, या साथ साथ में हेडेक भी होगा। और हेडेक का मेरे ख्याल से 40% जो कारण है वो आँख से रिलेटेड ही रहता है। चश्मे का नंबर गलत है, चश्मा लगा नहीं हुआ, गलत चश्मा लगा हुआ है, ये सारे कारण रहते हैं। उसके अलावा आँख में काला मोती यानी ग्लोकोमा, प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो भी एक कारण बन जाता है। तो ये तो हेडेक का न्यूरो और आई तो बहुत ही एक कॉमन इशू रहता है। कई बार हम लोग पेशेंट देख के न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर रहे होते हैं, कोई सीरियस इशू दिखता है, कई बार उल्टा भी हो रहा होता है। एंड मेरी तरफ से मेरे पास जब मरीज़ आता है तो कोई भी ऐसा मरीज़ है जो एकदम से कहेगी मुझे एक सडनली कोई नया टाइप का हेडेक हो रहा है, तो और साथ में हमें कुछ आई में कुछ ऐसे फीचर्स नज़र आते हैं, हम सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जब मरीज़ आता है सो एक आई चेकअप तो ड्यू हो ही जाता है, बिकॉज एज टोल्ड यू कि 10 में से 3-4 मरीज़ तो आई रिलेटेड ही होते हैं। तो एक आई चेकअप होना हमेशा ज़रूरी रहता है ताकि आई का प्रेशर चेक हो जाए, और कुछ न्यूरो की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए भी आई चेकअप मस्ट बन जाता है। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो 2 सब ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत कॉमन होता है, एक तो वो 40-45 के बाद जब ये प्रेस बायोपिया सेटल इन हो रहा होता है कि आदमी ने कभी अपने जीवन में चश्मा नहीं लगाया होता और सडनली उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि विजन ख़राब हो रहा है और हेडेक्स होने लग जाते हैं। और दूसरा जो टीनेजर वाला ग्रुप है, तो आप भी अपनी प्रैक्टिस में यही देखते हैं? बिल्कुल यही होता है। एंड तो कोई भी बच्चा अगर उसको विजन में प्रॉब्लम हो रही है, वो कहे कि भाई मुझे पढ़ाई करते टाइम हेडेक हो रहा है, चाहे वो टीनेजर हो, 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो हमारे पास फरवरी-मार्च ऐसे ही बच्चे आ रहे होते हैं। सो ये पेशेंट्स तो इनका आई चेकअप होना ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास के दवाई डाल के आई चेकअप होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड वही है कि 40 साल के बाद पास का चश्मा लगता है और आपने नहीं लगाया तो वो भी हेडेक का कारण एक बन जाता है। और तीसरा ग्रुप आई थिंक 50-60 के आसपास जब ग्लोकोमा का भी एक ग्रुप आता है, वो उसमें भी। तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो शायद ऑडियंस नहीं पकड़ पाई है कि आँख में दवाई डाल के चेकअप करना है। तो क्योंकि जनरली ये होता है कि पास में चश्मे की दुकान पे जाके चश्मे का नंबर बनवा के चेकिंग कर ली, क्या वो प्रॉपर आई चेकिंग है, या आप रिकमेंड करेंगे कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ ही ये चेकिंग होनी चाहिए? देखिए, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट तो चलो चलता है, लेकिन अगर कोई हेडेक चल रहा है और सेकेंड फेज़ में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जब फर्स्ट टाइम चश्मा दे रहे होते हैं बच्चों में, दवाई डाल के चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी नंबर एकदम से बढ़ जाए तो एक बार दवाई डाल के क्रॉस चेक होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि कई न्यूरो की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी एक डायलेट करके चेकअप ये ज़रूरी हो जाता है। तो 1 मिनट और इसमें डिस्कस करेंगे कि दवाई डाल के चेकअप से आपका क्या मतलब है, क्या एडवांटेज है, क्यों उसको हम प्रेफर करते हैं? देखिए, जब हम दवाई डाल के चेकअप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आइज़ में 3-4 बार दवाई डलती है। उससे हमारी आँख की जो अंदर मांसपेशियाँ होती हैं, जो फोकस करने की जो
उनकी शक्ति होती है वो रिलैक्स कर देते हैं। तो हम जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ की जो फिक्स्ड हो गया। जब हम नॉर्मली बिना दवाई के चेकअप करते हैं तो कई बार वो मसल स्ट्रेन की वजह से गलत नंबर्स आ सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हमें नंबर में शक हो या फर्स्ट टाइम नंबर दे रहे हैं, हमें बस ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम कोई गलत नंबर ना दे दें। खास के जैसे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा, आप पूरे दिन कंप्यूटर्स पे काम करोगे, शाम को आप नंबर चेक कराओगे वो गलत ही आएगा। हाँ, तो वो डिजिटल स्ट्रेन भी अवॉइड हो जाता है उससे जो हम बात कर रहे हैं। उसका इफेक्ट को निगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कब आप बोलेंगे कि एमआरआई होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का जिनके हेडेक्स चल रहा है, विजन में आपने चेकअप किया तो माइनर चश्मे का नंबर है बट बहुत नहीं है, कब आप इन पेशेंट्स को एमआरआई के लिए रिकमेंड करते हैं? देखिए, कई बार तो फर्स्ट सिटिंग में ही हमें इमीडिएटली एमआरआई, जैसे आँख की नस में अगर सूजन दिखे तो अब इमीडिएटली फिर एमआरआई रेफ़र कर देते हैं। या फिर कुछ और इंडिकेशंस हो, जैसे अजीब टाइप का, नया टाइप का हेडेक है, बहुत सीवियर है, साथ में कोई वॉमिटिंग हो रही है, फीवर है, रैशेज़ हैं, हाथ पैर में कोई कमज़ोरी आ रही है, तो ये जब साइंस दिखते हैं तो तब हम आइज़ को छोड़ के थोड़ा सा न्यूरो की तरफ, एमआरआई की तरफ फिर हमें जाना पड़ता है। बाकी कोई ऐसा मरीज़ है जहाँ पे हमने चश्मे का नंबर बहुत माइन्यूट सा है या दे भी दिया, उसके बावजूद भी उनका सिर दर्द चले जा रहा है, देन एज अ नेक्स्ट स्टेप ये सारी वैल्यूएशन भी ज़रूरी बन जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आँख की रोशनी है वो खाली आँख के कारण से नहीं हो सकती है, उसके पीछे जो पूरा एक एपरेटस है जो आँखों की रोशनी को ब्रेन के अंदर जाके एक इम्प्रेशन बनता है, जिसे हम कहते हैं कैमरा एंड रील वाला जो बिल्कुल सिस्टम है। तो अगर ब्रेन के अंदर भी कोई गांठ है, प्रेशर है, ट्यूमर है, या कई बार हम बोलते हैं नसें सूज गई हैं जो आँखों की नसों पे प्रेशर डाल रही हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जब ये चेकिंग कर लेते हैं कि पेपिलिडिमा जिसे हम बोलते हैं कि सूजन आ रही है, तो हम एमआरआई की तरफ एडवाइस करते हैं उनको, और फिर हमारा न्यूरोलॉजी वालों का रोल आता है कि हम उसको उसके अंदर ट्रीटमेंट करें। एक डिजिटल आई स्ट्रेन जो है, इसके लिए क्या करें कि इसको कम कर सके? देखिए, आज के दिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गई है, और डिजिटल आई स्ट्रेन की बात करें तो उसमें सबसे ज़रूरी है ब्रेक्स लेना। आई थिंक अगर आप YouTube देख रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर आपने ये 20-20-20 रूल भी सुना होगा कि भाई 20 मिनट के बाद 20 मीटर दूर या देखें, या फिर 20 सेकंड के लिए थोड़ी सी आंख बंद करके रखें। सो आइडिया इज़ कि मसल्स को बीच में रिलैक्सेशन चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली पास की चीज़ पे देख रहे हैं, मसल थक गई, उनको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप दूर की चीज़ पे देखते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। एक और चीज़ डिजिटल स्ट्रेन का कारण बन जाता है कि आप जब देख रहे होते हैं आपकी ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाती है, आँख सूखने लगती है। तो जब आप थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लेंगे, वो भी एक आँख को रिलैक्सेशन देता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कोई रेज़ निकल के आ रही हैं और हम कुछ वो ब्लू कट लगाएं और एंटी ग्लेयर लगाएं और वो रेज़ से बचेंगे, और वो चश्मा हम 0 पावर का लगा के हम चाहे 4 घंटे लगातार काम करते रहें, हमें आँख को कुछ नहीं होगा। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनसे कोई प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, बट हाँ, इट इम्प्रूव्स द कंफर्ट लेवल। बट प्रोटेक्शन तो तब मिलेगी जब आप आँख के अपने काम में ब्रेक्स लेंगे। ब्रेक का मतलब यह नहीं है लैपटॉप छोड़ा फ़ोन उठा लिया। ब्रेक का मतलब है थोड़ी दूर की चीज़ पे देखेंगे, या फिर कोई थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे, तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप ये कह रहे हैं जो एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का आजकल जो फैशन चला हुआ है, इसका इतना रोल नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमारे जितने फ्रेंड्स हैं वो यही करते हैं, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे से ज़्यादा का सिटिंग है, तो वो एंटी ग्लेयर और ब्लू स्क्रीन्स का रोल बहुत नहीं है उसमें। देखिए, रोल हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है, ये चीज़ें बनी हैं ग्लेयर को कम करने के लिए। तो वो जो कह रही हैं कि एंटी ग्लेयर, वो ग्लेयर को ही कम कर रही हैं, वो आँख की रेज से कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। तो डिजिटल फटीग में उसका इतना रोल नहीं है, जो हो रहा है वो होगा। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो आज हम डॉक्टर समीर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी आँखों की रोशनी आज के डिजिटल वर्ल्ड में कैसे प्रोटेक्ट करें। एक मोस्ट कॉमन जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं माइग्रेन के साथ, कि जो माइग्रेन के अंदर बहुत कॉमनली होता है कि हेडेक के साथ में विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कि कलर्ड लाइंस दिखने लगती हैं, जिग-जैग दिखने लगता है, ब्लरिंग हो जाती है, वाटरिंग होने लगती है।
तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो भी कई बार पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि आँख का इशू ज़्यादा लग रहा होता है, हेडेक का कम लग रहा होता है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स में आप एडवाइस करेंगे कि उनका एमआरआई किया जाए या सीधे ही बोलेंगे कि एक बार न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेके फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए, जब मरीज़ इस टाइप का कोई आता है तो उनका कहते हैं चमक आ रही है। अब चमक जो है स्पार्क्स जैसे या डिस्क्रिप्शन कई बार आई की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। सो पहला स्टेप तो होता है वो डिफ्रेंशिएशन होना, तो एक डिटेल्ड आई चेकअप फिर भी ज़रूरी बन जाता है, अगेन दवाई डाल के। उसके बाद कुछ टाइप के डिस्क्रिप्शंस तो बहुत ही क्लासिकल होती हैं। कोई कहेगा कि मेरे साइड में मुझे एक जिगजैग सी ट्यूबलाइट सी नज़र आ रही है, फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट सी नज़र आ रही है, जो काफ़ी देर तक, कई सेकंड्स तक, 20-25 सेकंड मुझे परसिस्ट करती है। वो तो बहुत ही क्लासिकल माइग्रेन का वो रहता है। और ऐसे सिचुएशन में जनरली मेरा रिस्पॉन्स यही होता है कि पहले एक बार आई चेकअप करके, रूल आउट करके, उसके बाद सीधा मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही भेजता हूँ। ठीक है। और ये पेशेंट जब हमारे ओपीडी में आते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग बाहर से एमआरआई करा के आते हैं और मैं उनको यही कह रहा होता हूँ कि इसमें एमआरआई का ज़रूरत ही नहीं था, बड़ा क्लासिकल माइग्रेन की स्टोरी है, तो इसमें माइग्रेन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो लास्ट चंद सेकंड्स में ऑडियंस को आई केयर के बारे में इन टुडेज वर्ल्ड क्या 2 बातें कहना चाहेंगे आप? 3-4 चीज़ें कॉमन मिस्टेक्स। पहली चीज़, दवाई डाल के चेकअप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये चीज़ हमारी फास्ट पेस ज़िंदगी में ये चीज़ हम स्किप कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में, बड़ों में भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, डिजिटल आई स्ट्रेन की जब हमने बात करी कि बीच बीच में रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए। आँख आपकी हेल्दी है लेकिन एक लिमिट तक वो वर्कलोड बर्दाश्त करेगी। जितनी जल्दी वो उसको थकाएंगे उतनी जल्दी वो आपका साथ नहीं देगी। तीसरी चीज़, बहुत सी आई की बीमारियाँ बहुत छुपी हुई होती हैं, रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। ओके, एक लास्ट और बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल जो आजकल हेडलाइंस बना रहा है कि प्रेस बायोपिया में जो एट्रोपिन की ड्रॉप्स चल गई हैं, क्या ये स्पेक्ट्स हटा सकती हैं? क्या आप रिकमेंड करते हैं इन्हें? देखिए, ये जो दवाई है पाइलोकार्पिन बहुत पुरानी दवाई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अभी यूज़ करने में आ रही है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पहली चीज़, चश्मे की ज़रूरत को ख़त्म नहीं कर सकती, ये चश्मे की ज़रूरत को थोड़ा सा डिले कर सकती है। और कुछ सिचुएशन में जहाँ पे मरीज़ बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है कि भाई मुझे नहीं, चश्मा अच्छा नहीं लगता, यूज़ करने में कोई नहीं है, लेकिन विद इन लिमिट्स। हर चीज़ विद इन लिमिट्स ही सेफ़ रहती है, एक लिमिट से ज़्यादा वो भी आँख को नुकसान करती है। सो इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करना चाहेंगे। आई थैंक यू डॉक्टर समीर कौशल, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ऑडियंस ने इस एपिसोड से जाना होगा कि कैसे हम अपनी आँख की देखरेख कर सकते हैं। अगर हेडेक्स हो रहे हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, कैसे हमें अपना चेकअप कराना है और कैसे हमें अपनी आइज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, and once again thank you Dr. Sameer, and we'll look forward to learning from you at another episode. Till then, goodbye. Thank you.